हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या है, यदि हम आइडियल सोर्स की बात करें और प्रैक्टिकल सोर्स की, ये आइडियल है और ये प्रैक्टिकल है। इसमें करंट का अलग है ग्राफ और वोल्टेज का ग्राफ अलग है, नेचर अलग है। आइडियल केस में करंट को देखेंगे, एक्सिस में खींच लिए हैं, वो एक्सिस में करंट और एक्स एक्सिस में वोल्टेज। तो आइडियल में क्या होता है, जो भी करंट सोर्स इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल में करंट सोर्स जो होगा वो थोड़ा लॉस करके आई नॉट टेस्ट हो जाएगा। सपोज आई नॉट करंट सोर्स आया और ये आउटपुट क्या मिलेगा, थोड़ा लॉस होने के बाद कम होके मिलेगा। और सेम केस वोल्टेज में भी है। वोल्टेज में वोल्टेज सोर्स यहाँ पर है, जितना इन है वो आउटपुट मिलेगा। उसी तरह VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ये प्रैक्टिकल सोर्स है, ये आइडियल है ये, और ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में भी जैसे यहाँ पर इन वोल्टेज सोर्स इन हो रहा है V0, तो ये V0 जैसे कुछ कम करके मिलेगा। ठीक है ना, ये है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्स। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर। चलिए, इसको देखने के लिए हम लोग याद करते हैं I = NEAVD, हम लोग ड्यूटी वेलोसिटी में जो रिलेशन निकाले थे। ठीक है, और यहाँ ड्यूटी वेलोसिटी का हम लोग डिराइव किए थे। ड्यूटी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आया था, क्या आया था बताइए, E/m इंटू V/L। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग V/L ले सकते हैं। तो ये टर्म आता है करंट और ड्यूटी वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन था वहां पर से। ठीक है, इसको हम आगे लिख सकते हैं NE² A/V/mL। ठीक है, ये आया I = ठीक है, यहाँ से V/I करें तो V/I क्या हो जाएगा, mL/NE² A/V/I। देख लीजिए, ठीक है ना, और V/I की तो R है मेरा, ये तो रेजिस्टेंस है। अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस क्या क्या इस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो देखिए ये R = आया mL। ठीक है ना, तो R यही पर क्या आता है, ρL/A, पता है ना। तो यहां से हम इसको ये दोनों को रीअरेंज करके लिखते हैं m/n E² इंटू, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेट करते हैं तो ये L/A इसका जो बाकी रेसिस्टिविटी है ये तो इक्वल टू इतना होगा, तो ρ = n/n E²। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या क्या है। कांस्टेंट टर्म मेरा मास है, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, रेसिस्टिविटी जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जो हम लोग बहुत पहले मेजर किए थे फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट या सेकंड में, और ये टॉप रिलैक्सेशन टाइम हुआ करता था, वो इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखें
और दूसरा ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल जैसा होगा मटेरियल के टाइप पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या टेम्परेचर के साथ चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम रिलैक्सेशन टाइम को करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट होता है टेम्परेचर से। वो कैसे ये देखते हैं हम लोग, इस पर फोकस करेंगे अब, क्योंकि एम जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है, कैसा प्रॉपर्टी कैसा मैटर है उस पर डिपेंड करता है। वो जो टेम्परेचर चाहिए उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए रिलैक्सेशन टाइम होता क्या था, जब चार्जेस कोलाइड करता था तो कोलिजन के बाद एवरेज टाइम कुछ ना कुछ लगता था, कुछ ना कुछ टाइम होता था, तो वही एवरेज टाइम जो है कोलिजन के लिए वही रिलैक्सेशन टाइम हुआ करता है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने क्या होगा, मॉलिक्यूल फैलेगा, तो फिर क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसको वो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएगा, तो कोलिजन के लिए टाइम ज्यादा चाहिए। तो टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेशन होता है रिलैक्सेशन टाइम का, ठीक है ना। और प्रैक्टिकली रिजल्ट है रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक है। where rho and rho naught are resistivity at temperature T and T naught respectively। डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा वो है, ठीक है ना। और अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। इधर साफ कर रहे हैं, अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहां से रो माइनस रो नॉट डिवाइड बाय रो नॉट इनटू टी माइनस टी नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। इसको देख लीजिए रीअरेंज करके, ये क्या है, चेंज है, इसको आप डी रो बाय रो नॉट इनटू 1 बटे क्या लिख सकते हैं, डी डी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टिविटी। तो यहाँ से आप अल्फा को बोल सकते हैं, अल्फा इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। ये dt क्या है, टाइम। मेटल के लिए अल्फा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना।
अब देखिए आगे, ये तो था वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर, इस तरह के नेचर से वो वेरी करता है, ठीक है। अब आगे पढ़ना है हम लोगों को वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के साथ ये कैसा बिहेव करता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, जो भी होगा, और किस वे में घटेगा बढ़ेगा। देखिए सब करते हैं इसको। रेसिस्टेंस पर टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, कोई मेटालिक कंडक्टर चूज करते हैं जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कुछ होगा, और कुछ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहाँ कुछ होगा। सपोज मेटालिक कंडक्टर having resistance R0 at 0 degree centigrade and R1 at T1 degree centigrade, जो टेम्परेचर मान रहे हैं। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज इन रेसिस्टेंस R1 माइनस R0, ठीक है। आप इसको ग्राफ में खींचेंगे कुछ इस टाइप से बनेगा। एक तरफ हम रेसिस्टेंस लेते हैं, एक तरफ टेम्परेचर को लेते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना था रेसिस्टेंस, कुछ R1 था। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाए, सपोज यहाँ T1 हो गया है, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ ये इंक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पर रेसिस्टेंस R1, ये R0 के लिए है, ये R1 के लिए है। यदि और बढ़ाएंगे तो और भी बढ़ेगा। सपोज ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो ये हो जाएगा R2, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R2। अब क्या है, ये इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस का। अब लिख सकते हैं R1 माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0, ये लिख सकते हैं। और साथ में क्या होता है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस R1 माइनस R0, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। सपोज राइज इन टेम्परेचर T1 है, ठीक है। एक ये रेजिस्टेंस के टर्म में और ये राइज इन टेम्परेचर के टर्म में, इन दोनों को आप मर्ज करेंगे, क्या हो जाएगा R0 T1, ठीक है ना। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट देना पड़ेगा R1 माइनस R0। यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, ठीक है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का। और यहाँ पर एक कांस्टेंट भी आता है अल्फा, लिख देते हैं।
अल्फा क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वही है जो पहले टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हुआ करता था। ठीक है ना, वही अल्फा है। ठीक है, अब देखें एक रिलेशन है, ये तो हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कोई दूसरा T1 पर पहुंचे। ठीक है, अब क्या है, T1 से T2 पर पहुंचे। ठीक है ना, if resistance of conductor is R1 at T1 degree centigrade and R2 at T2 degree centigrade। इस केस में क्या होता है, R2 इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये बिल्कुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, कितना रेजिस्टेंस था, उसके बाद इंक्रीज था। यहाँ पर क्या है, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर है, सब 10 डिग्री 20 डिग्री इस टाइप से, सब 20 डिग्री से बढ़ाकर 25 डिग्री हो गया। तो रेजिस्टेंस इनिशियल में कुछ और होगा, फाइनल में कुछ और हो जाएगा। तो उसके लिए इस रिलेशन को फॉलो करेंगे हम लोग। ठीक है, देख लीजिए इसको। इस रिलेशन पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। R2 इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा, इसको डेल्टा टी बोलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है ना, चलिए आज यहीं पर वीडियो का लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए इसको पार्ट वाइज में और अलग कर दिया जाएगा। इसमें आप एक यहाँ पर कार्बन रेसिस्टर हम पढ़ा देते हैं। ठीक है ना, कार्बन रेसिस्टर क्या होता है इसके आगे वाले टॉपिक में। यहीं पर कलर कोड वगैरह आता है, कार्बन रेसिस्टर्स। ठीक है ना, कार्बन रेसिस्टर्स। तो सबसे पहले रेसिस्टर्स क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है, एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट का या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी होता है, जो कि एक स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना, इसका काम ही है, इसका फंक्शन ही है एक स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराना। इसको बोल सकते हैं एक कंपोनेंट, रेजिस्टर्स की बात कर रहे हैं अभी, सिर्फ रेजिस्टर्स, और उसके बाद देखेंगे कार्बन रेजिस्टर्स। A component which function is to provide specified value of resistance। ठीक है, अब यदि कार्बन रेजिस्टर्स की बात करें, कार्बन रेसिस्टर में क्या होता है, रेसिस्टर का मटेरियल जो जिससे बना होता है वो कार्बन होता है और बाकी कुछ नहीं है इसमें।
मेड ऑफ पाउडर्ड कार्बन। ठीक है ना, ये पाउडर्ड कार्बन का बना होता है। अब रेसिस्टर्स की कार्बन रेसिस्टर देखे होंगे तो इस छोटी सी सिलिंड्रिकल टाइप में डिफरेंट डिफरेंट कलर में रहता है, रेड ब्लू ऑरेंज इस टाइप से, और नॉर्मली ये 4 कलर्स में होता है। ठीक है ना, तो इसका कोडिंग ही है 4 कोड इसका, जो अलग अलग कलर में होता है। कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर्स। ठीक है ना, ये कहते हैं 4 पार्ट में बना पड़ा होता है, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, इसमें से ए और बी ये क्या है, ए और बी जो हम आगे कलर कोड बताएंगे वो वैल्यू होता है। इसको कलर बैंड भी बोलते हैं। ये क्या है, कलर बैंड। एबीसीडी जो है एक कलर बैंड होता है, और ये भी कलर बैंड क्या बताता है, फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ रेसिस्टेंस। फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ रेसिस्टेंस वैल्यू। और ये तीसरा पार्ट क्या बताता है, ये 3 जो है इसमें कितना नंबर ऑफ जीरो gives the number of जीरो। ठीक है ना, उसका जितना जीरो होगा उस हिसाब से कलर कोड होगा। जीरो दैट इसको बोल सकते हैं दैट फॉलो द फर्स्ट 2 डिजिट्स। और ये डी, ये क्या बताता है, डी जो है ये एक रेंज होता है जिसको टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, ये चारों कोड पता चल गया। अब किस कोड के लिए कितने नंबर पर कौन सा कलर होगा वो हम बताते हैं, उसी पर ये रेजिस्टेंस पता चलेगा। तो हम कलर कोड बता रहे हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बता देंगे, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कहाँ पर क्या है। ये जीरो के लिए होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के लिए होता है। ठीक है ना, ये क्या है, ये ब्लैक कलर का शो करता है, ये ब्राउन को, ये रेड को, ये ऑरेंज को, ये येलो को, ये ग्रीन को, ये ब्लू को, ये वायलेट को, ये ग्रे को, और ये व्हाइट को। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी पता चलेगा जीरो आ रहा है रेजिस्टेंस तो वहां पर कौन सा कलर कोड यूज होगा, या फिर 2 आ रहा है कौन सा कलर कोड यूज होगा, सबके लिए।
तो देखिए इसको याद रखने का एक तरीका है, ठीक है ना। इसमें क्या बोलते हैं, बीबी रॉय, क्योंकि सीरियल याद नहीं रहता है, और यदि ये सीरियल याद रह गया तो फिर 0 से 9 तक आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा। बीबी रॉय, जी को ग्रेट, बी को ब्रिटेन, बी को बोलते हैं वेरी गुड लाइफ। देखिए ये बी, ये आर ओ वाई, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्रिटेन, बी फॉर वेरी, बी फॉर गुड, टेबल प्रोवाइड। इसका ये सेंटेंस याद रखते हैं और इसी सेंटेंस से आप 0 से 9 तक का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है रेसिस्टेंस दिया हुआ है 3700 ओम प्लस माइनस 10%, ठीक है। इसको हम कलर कोड में बताना, कलर कोड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहां से ये पहला डिजिट 3 किसके लिए है, ऑरेंज के लिए, तो पहला कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज। फिर 7 है, 7 में क्या बताता है, इसी से डिजिट से, तो 7 क्या है, वायलेट है, ठीक है। अब क्या है, ये सी नंबर, सी क्या बताता है, नंबर ऑफ जीरो कितना है, नंबर ऑफ जीरो 2 है, 2 जीरो है, तो 2 के लिए कलर कोड जो होगा वही हो जाएगा, रेड, ठीक है। अब देखिए टॉलरेंस, टॉलरेंस के लिए नहीं बताया, टॉलरेंस के लिए हम बता देते हैं किसके लिए कौन सी यूज होता है, गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5%, गोल्ड के बाद सिल्वर, इसके लिए प्लस माइनस 10%, नो कलर यानी कलरलेस प्लस माइनस 20%, इसका कलर कोड यूज करेंगे। अब देखिए कितना है, प्लस माइनस 10% है, प्लस माइनस 10% किसके लिए है, गोल्ड के लिए, ठीक है। तो इस रेसिस्टेंस के लिए हम लोग कलर कोड यूज करेंगे कार्बन रेसिस्टेंस में, पहले कार्बन, वायलेट, रेड और फिर गोल्ड, ठीक है। इसी तरह जस्ट इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, सपोज ऑरेंज, वायलेट, रेड, गोल्ड ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा ये क्या बताता है नंबर से, ऑरेंज कितना पर है, ऑरेंज 3 पर है, इसका 3 दे देंगे। फिर वायलेट भी कलर कोड से आता है, तो वायलेट कितने पर आता है, 7 से, ठीक है। और तीसरा क्या, रेड, और तीसरा में से सी क्या बताता है, नंबर ऑफ जीरो, रेड कितने पर है, 2 पर, यानी यहाँ पर 2 जीरो होगा, इतना ऑन, ठीक है। एक चौथा फिर गोल्ड, चौथा जो डी में रहा है गोल्ड, वो क्या बताता है, टॉलरेंस, ये टॉलरेंस क्या होता है, गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5%। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, और इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है ना। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। मेरा चैनल है प्रयास ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, ठीक है। थैंक यू।